हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग की सुविधा उठाते हुए आपकी तैयारियों को और सुगम बनाया जा सके, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लाए हैं आपके लिए इकॉनमी का चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हम मौद्रिक नीति से संबंधित कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। और हमने अपने पिछले भाग में भी इस पर चर्चा की थी, जैसे हमने इन्फ्लेशन क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, बैंक बैलेंस शीट किस तरह से क्रिएट होती है, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या रोल होता है, किस तरीके के बैंक अकाउंट होते हैं और उनका मनी मेजर्स M0, M1, M2, M3, M4 को कैलकुलेट करने में क्या योगदान रहता है, पोस्ट ऑफिस के जो अकाउंट होते हैं उसका किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है जब हम मेज़र करते हैं मनी मेजर्स को। तो इन सभी बातों पर हमने विस्तार में चर्चा की थी। अपने आज के हम देखेंगे कि किस तरीके से मनी मल्टीप्लिकेशन होता है, सरकार किस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, आरबीआई अगर नोट छापती है तो किन परिस्थितियों में छापती है, किस तरह से उसकी कंडीशंस होती हैं, क्या उसके एक्ट होते हैं। इन सभी बातों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि इसके पीछे के क्या कारण है कि सरकार आरबीआई को नोट छापने के लिए कहती है, इसके बदले में वो कैसे रिएक्ट करती है, आरबीआई क्या रूल है, रेगुलेशन है कि वो गवर्नमेंट के कहने पे किस तरह से नोट छापेगी, फिर फर्दर किस तरीके से सरकार अपनी योजनाएं चलाती है। इनसे संबंधित सभी तथ्यों को हम बहुत ही विस्तार में देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में पता चल जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी, और ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर है। तो शुरू करते हैं और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम देखेंगे और हम देखेंगे कि मुद्रा का निर्माण, क्रिएशन ऑफ मनी किस तरीके से होता है, M0 कौन इशू करता है, इसको किस तरीके से इशू किया जाता है, सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम कहें तो M0 को हमने जो नाम दिया है, जैसा कि हमने अपने लास्ट टाइम पे भी इस पर बात किया हुआ था, तो M0 को हम नाम देते हैं रिज़र्व मनी का, गवर्नमेंट मनी का या हाई पावर्ड मनी का। और जनरली जो सर्कुलेशन में जो मनी रहती है उसको हम इसमें कंसीडर करते हैं रिज़र्व मनी, या तो हम बोल देते हैं या फिर हम ये गवर्नमेंट मनी का नाम दे देते हैं या हाई पावर्ड मनी का नाम देते हैं। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम कहें तो इसको इशू कौन करता है, अगला प्रश्न मेन जो बनता है वो यही बनता है कि इसको इशू कौन करता है। तो इसको आरबीआई एक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, आरबीआई एक्ट के द्वारा आरबीआई का जो इशू डिपार्टमेंट है वो इसको इशू करता है। ठीक है। तो अगर हम कहें कि जो भी मनी वगैरह सर्कुलेशन में आता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा। और किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई में, तो इशू डिपार्टमेंट जो आरबीआई का है उसके द्वारा। और किस एक्ट के माध्यम से ये होता है, तो ये आरबीआई एक्ट के तहत किया जाता है। ठीक। तो एक तो ये बात हो गई कि आरबीआई जो करेगा वो मनी को इशू करेगा, जो भी सर्कुलेशन में मनी आएगा उसको आरबीआई सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, चलिए एक तो बात हो गई। लेकिन दूसरी एक इसमें कंडीशन होती है कि जो ये इशू डिपार्टमेंट है आरबीआई का, वो उतना ही मनी सर्कुलेशन में ले आ सकता है, उतना ही मनी छाप सकता है, पैसा नोट उतना ही छाप सकता है जितना उसके पास एसेट्स हो, जितना उसके पास जो एसेट है वो मैच कर रही हो, उसकी जो लायबिलिटीज़ है, जो उसकी देनदारियां हैं उससे मैच कर रही हो। मतलब बैंक के पास में जो भी परिसंपत्तियां हैं वो उसकी देनदारियों से मैच खा रही हो, ये कंडीशन फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए सरकार है, अभी पहले हमारे मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी, फिर अभी मोदी साहब की सरकार हुई, तो ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम चलाते हैं ना। आप अक्सर योजनाओं का नाम सुनते हैं, मनरेगा ही ले लीजिए जो पहले चलाई गई थी। उसके बाद ये गवर्नमेंट आई तो इस गवर्नमेंट ने भी कई योजनाएं चलाई हुई हैं किसानों के लिए, या फिर कहें तो हम उद्योगपतियों तक के लिए चलाई हुई हैं। तो ये योजनाएं जो चलती हैं इनको कैसे रन किया जा सकता है, इनको रन करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता। अब पैसा कैसे आएगा, पैसा सरकार कहीं नौकरी तो कर नहीं रही है कि भैया उसको पैसा मिलता रहेगा। सरकार तो पैसा कहाँ से उठाती है, जो भी ट्रेजरीज वगैरह हैं, जो भी हम फंड वगैरह भी पढ़ेंगे पॉलिटी में डिटेल में और इसमें भी पढ़ेंगे, वहीं से उठाती है।
तो जो भी फंड वगैरह है वो तो सरकार वहीं से उठाती है। लेकिन इसमें पैसा आता कहाँ से है? इसमें जो पैसा आता है वो टैक्स कलेक्शन से आता है। वो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स कलेक्शन से आता है। अब अगर हम बात करें हमारे देश में टैक्स कलेक्शन कितना है, तो हमारे देश में टैक्स कलेक्शन जनरली कितना होता है? बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है ना। अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मली मिडिल क्लास देता है जो गवर्नमेंट जॉब में है, मिडिल क्लास जो गवर्नमेंट जॉब में है सामान्यतः, या फिर बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बड़े हैं वही देते हैं। अगर हम यहीं पे कह दें कि अगर प्राइवेट जॉब वाला जो हो गया रेपुटेटेड कंपनी में जो है वो तो खैर देता है, लेकिन ऐसे कई खुरदरा व्यापारी हो जाते हैं या छोटे मोटे काम करने वाले हो जाते हैं, जनरली वहाँ से सरकार को टैक्स कलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कई सरकार की छूट भी होती है कि इस रेंज में रहेंगे तभी टैक्स देना होगा। तो उसमें भी एडवांटेज मिल जाता है कि हमारी जो टैक्स देने वाली पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अब आप बताइए कि अगर सरकार को उतना टैक्स मिल नहीं रहा है और सरकार बिना पैसा मिले तो योजनाएं चला नहीं सकती है। भाई हम सोशलिस्ट कंट्री है, हमको योजनाएं चलाना है, हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि हमको लोक कल्याण के लिए कार्य करना है, हमारे नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है कि हमको लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। तो आखिर ये कैसे होगा? उसके लिए सरकार को पैसा तो चाहिए। अब सरकार क्या करे? उसके पास पैसा तो है नहीं। सरकार इसके लिए फिर क्या करती है? उधार लेती है। सरकार क्या करेगी? उधार लेगी। और ये सरकार उधार किसके थ्रू लेती है? सरकार कुछ सर्टिफिकेट्स इशू करती है। सरकार क्या करती है? कुछ सर्टिफिकेट्स इशू करती है जिनको हम कहते हैं सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी सर्टिफिकेट या प्रतिभूतियाँ कहते हैं। और सरकार इनको जब इशू करती है तो इन्हीं के द्वारा वो उधार लेती है। कैसे लेती है? सरकार ने इसको इशू किया, सर्टिफिकेट को सरकार ने इशू किया और इसको ख़रीदा जाएगा। तो जब खरीदेंगे लोग तो इसके बदले में क्या मिलेगा? सरकार को पैसा मिल गया। तो अब सरकार ने अपनी योजनाएं चला ली। लेकिन जिन्होंने ख़रीदा उनका क्या एडवांटेज है? उनको ये एडवांटेज है कि सर्टेन टाइम के बाद में इस सर्टिफिकेट का मैच्योरिटी पीरियड होता है, जिसमें सरकार जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ साथ में इंटरेस्ट अमाउंट भी देती है। तो और ये सबसे कहे तो गारंटेड है कि ये मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ यहाँ पे तो लाभ हमको मिल ही रहा है, ये सर्टिफिकेट्स खरीद लिए जाते हैं, ठीक है, और उसके बदले में सरकार के पास पैसा आ जाता है। और उसके बाद में अगर हम कहें कि ये सर्टिफिकेट आखिर है क्या, तो कुछ नहीं, ये पीस ऑफ पेपर या सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ही एक तरह से है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसके पास में ये रहेगा उसको ये फिक्स रहेगा कि जब भी उस सर्टिफिकेट का मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा तो उसको एक निश्चित अमाउंट रिटर्न में प्राप्त होगा। यही ये सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और आप अगर सरकार इसको दे रही है तो आप इसी से इसकी वो लगा सकते हैं कि ये कितना वैल्यूएबल है। और अगर हम कहें कि इसके फ्रॉड की कोई चांस है तो 0 चांस है, इसलिए सबसे सेफ़ है। इसीलिए इसको सिक्योरिटी भी की तरफ से देखा जाए तो एक तरह से इसको सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और काफ़ी जो कंपनीज़ हैं वो इसमें अट्रैक्ट भी हो जाती हैं कि हाँ ठीक है ये सबसे सेफ़ रहेगा। आइए अब आगे देखते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें जो ये सर्टिफिकेट है इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। एक तो 1 ईयर से कम का और दूसरा जो है 1 ईयर से अधिक का मैच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है। अगर 1 ईयर से कम का मैच्योरिटी पीरियड है तो उसको हम कहते हैं ट्रेजरी सिक्योरिटी। अक्सर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ट्रेजरी सिक्योरिटी किसको कहते हैं, तो ट्रेजरी सिक्योरिटी उसको कहते हैं जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है, तो उसको हम ट्रेजरी सिक्योरिटी कहते हैं। वहीं पर अगर हम कहें कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 1 ईयर से अधिक है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नाम कब दिया जाएगा? सरकारी प्रतिभूति का, यदि उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से अधिक है। चलिए अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि किस तरीके से सरकार पैसा कलेक्ट करती है। अब मान लीजिए मोदी साहब हैं, मोदी साहब को पैसा चाहिए, तो अब भैया वो डायरेक्ट तो कहेंगे नहीं भैया ले लो सर्टिफिकेट ले लो, पैसा दे दो। अब ऐसा तो होगा नहीं,
ठीक है, मतलब सरकार इसको डायरेक्ट नहीं सेल करती है, सरकार इसको डायरेक्ट सेल नहीं करती है बल्कि इनडायरेक्ट वे में करती है, बल्कि इनडायरेक्ट वे में करती है। अब इनडायरेक्ट वे में कैसे करेगी? आरबीआई, आरबीआई का यहाँ पे रोल आता है और ये आरबीआई के माध्यम से फर्दर सेल करती है। करती क्या है? गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इसको दे दिया आरबीआई को और फर्दर इसको आरबीआई अपना एक प्लेटफॉर्म उसका है ऑनलाइन, उसके माध्यम से सेल करेगी, इसके माध्यम से ये सेल करती है। ठीक है, कैसे करती है आइए देखते हैं। सरकार ने सिक्योरिटी क्या की? आरबीआई को दे दी। ठीक, उसके बाद आरबीआई उसको अपने ई कुबेर, ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, अक्सर ये भी एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू ये इसको बेचती है आरबीआई। तो ई कुबेर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आरबीआई इसको सेल करती है। ठीक, अब किसको सेल करती है? एक तो प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं उनको सेल करती है, बैंक्स उनको करती है, एलआईसी उनको करती है, ईपीएफओ जो है उनको करती है, ये सारे करते हैं। अब आप ये बताइए, एक मिडिल क्लास या हमारे जैसे लोग जो हैं, नॉर्मल सिटीजन जो हैं, वो भी तो कहेंगे यार इतना सिक्योरिटी है तो हम भी तो ख़रीद लेते हैं, हम भी चले ख़रीद लेते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि इसको इंडिविजुअल नहीं ख़रीद सकता है, इंडिविजुअल पर्सन इसको नहीं खरीद सकता है, केवल इसको ये बैंक्स या प्राइमरी डीलर्स एलआईसी या ईपीएफओ ही परचेज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए सरकार ने 100 करोड़ का सिक्योरिटी पेपर इशू किया, आरबीआई से कहा जाओ भैया 100 करोड़ का बेच के आओ, हमको पैसा दे दो। ठीक, अब आरबीआई गए बेचने के लिए, लेकिन 70 करोड़ का ही बिका, 70 करोड़ का ही बिका, 30 करोड़ अभी भी नहीं बिक पाया, 30 करोड़ अभी भी नहीं बिक पाया। अब क्या किया जाए? अब सरकार के बदले में क्या करेगी ये आरबीआई? ये 30 करोड़ का जो सिक्योरिटी पेपर है वो खुद खरीद लेगी, आरबीआई खुद खरीद लेगी और सरकार को बचे हुए 30 करोड़ भी दे देगी, और इस तरीके से सरकार को पूरे 100 करोड़ के पैसे मिल जाते हैं। तो ये एक माध्यम होता है जिसके द्वारा सरकार आरबीआई से पैसे कलेक्ट करती है, और इनडायरेक्ट वे में कहें तो उद्योगपतियों से ही कलेक्ट करती है, बैंक से कलेक्ट करती है, एलआईसी से कलेक्ट करती है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर मान लीजिए जो 30 करोड़ का बचा उसको आरबीआई को ख़रीदना है, ठीक है, लेकिन आरबीआई के पास पैसे नहीं हैं, तो आरबीआई क्या करेगी? नए कैश प्रिंट करेगी और उसको सरकार को दे देगी और वो ख़रीद लेगी। और कई बार क्या होता है, सरकार के पास ये है रूल के हिसाब से कि वो 1000 रुपीज़ तक के सिक्के प्रिंट कर सकती है, सिक्के कॉइन्स प्रिंट कर सकती है। तो सरकार क्या करती है? इन कॉइन्स को दे देती है आरबीआई को, कहती भैया आरबीआई लो तुम सिक्के लो यार, खनखनाओ और हमको नोट दे दो। ठीक है, तो सिक्को दे देती है वो आरबीआई को, और आरबीआई गवर्नर बेचारा क्या करे? उसको लेना पड़ जाता है। अब ले लेता है, बदले में उसको देता है नोट। अब ये नोट जो है मिल गया सरकार को, सरकार के आगे मजे, और आरबीआई के पास आ गए सिक्के। आप दुकानों पे जाते हैं तो जल्दी कोई लेता भी नहीं है, आप चिल्लर गिनते रहते हैं, दुकानदार परेशान हो जाता है। ठीक वैसा ही है, अब आरबीआई इसको सिक्कों को कैसे मैनेज करेगा वो उसका सरदर्द है, सरकार को इससे लेना देना नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर बात ये आ जाती है, तो ऐसे तो ये हो जाए कि भैया जितना चाहे उतना सिक्का सरकार छापे और दे दे आरबीआई को, उनसे नोट भी ले ले। ठीक, उनसे नोट ले ले, चाहे जितना सिक्का छाप के, और सरदर्द अपना जाए आरबीआई। तो ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि मार्केट में जितनी लायबिलिटीज़ हैं, क्या है, जितनी लायबिलिटीज़ हैं मतलब जितनी देनदारियां हैं, उतना ही आरबीआई के पास एसेट होना चाहिए। मतलब आरबीआई के पास जितनी परिसंपत्तियां होंगी उतना ही मार्केट में लायबिलिटीज़ होनी चाहिए। ये दोनों आपस में इक्वल हों, ये मैच कर रहे हों, उसी हिसाब से ही आरबीआई नोट प्रिंट कर सकती है। इसलिए मनमाने ढंग से काम नहीं हो सकता। और दूसरा चीज़, नोट पॉइंट अभी हमने देख ही लिया था, ये सारे कार्य कौन कर रहा है भैया? ये आरबीआई का इशू डिपार्टमेंट कर रहा है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये
आरबीआई के पास में जो एसेट है और लायबिलिटीज़ जो होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कुछ इसमें फिक्स चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। हमारा आरबीआई का हमारा फंक्शन क्या हो गया, जो भी सरकार से इसको सिक्योरिटीज़ वगैरह मिली हैं उसको सेल करना है उसको, और दूसरा जो भी एज अ एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ये काम कर रहा है। अब इसको एसेट क्या क्या रखना है, एक तो इसको गोल्ड कॉइन रखना है, ठीक, क्या रखना है, गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के। सोने के सिक्के हमारे यहाँ बहुत शौक है लोगों को सोने के सिक्के रखने का, लेकिन इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट भी कि ये मिनिमम क्वांटिटी 200 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। इसमें मिनिमम क्वांटिटी 200 करोड़ की होनी चाहिए। साथ ही जैसे पुरानी पिक्चरों में सोने के बिस्किट होते थे ना, वैसे ही सोने के बिस्किट, और इसके लिए मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, 115 करोड़ की। और उसके बाद में फॉरेन सिक्योरिटी, कुछ जैसे हमारी सरकार प्रतिभूतियाँ इशू करती है, सिक्योरिटी इशू करती है, वैसे फॉरेन बैंक्स वगैरह भी सिक्योरिटी इशू करते हैं, तो उसको भी रखना चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती हैं उसको भी। और लेकिन ये सिक्योरिटी पेपर जो होते हैं इन पे कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया इस गोल्ड कॉइन और गोल्ड बुलियन पे है, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या आ जाता है, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में कौन सी हैं, जो देनदारियाँ हैं, मतलब जो मनी सर्कुलेशन में, वही उसी को तो M0 कहते हैं। तो टोटल करेंसी नोट कॉइन्स इन सर्कुलेशन विच कंसिस्ट ऑफ, जनता के पास जो पैसा है, जनता के पास जो पैसा है और बैंक के पास जो पैसा है, दोनों इसमें काउंट होगा, ठीक है। और इसमें एक तो उनके पास में, एक तो डे टू डे ऑपरेशन अगर बैंक को कर रहा है तो उसमें वो वाला भी पैसा काउंट होता है। भैया बैंक ऐसे तो चलता नहीं, उसका भी तो कुछ ऑपरेशनल खर्चा होता है, उसको भी इसमें काउंट करते हैं। उसके अलावा पब्लिक जो उसमें डिपॉजिट कर रही है बैंक वगैरह में, या कभी कभी कुछ आरबीआई के पास जो डिपॉजिट अलग से किए जाते हैं बैंक्स के थ्रू में या इधर उधर, वो सारी चीज़ें भी इसमें काउंट होते हैं। तो ये जो एसेट्स हैं ये होने चाहिए लायबिलिटीज़ के बराबर में, तभी नोट प्रिंट कर सकती है कौन, आरबीआई। अब कई बार देखिए, अभी जब कोरोना काल चल रहा था तो हमारे यहाँ से एक नेता साहब ने कहा था कि सरकार तो मोदी साहब की है, जितने चाहे नोट छाप लें आरबीआई को बोल के। तो क्या बताइए कि आप ये पॉसिबल है कि आरबीआई मनमाने कितने भी नोट छाप ले? आप इस रूल के हिसाब से समझ सकते हैं कि जब तक दोनों मैच नहीं करेगा आरबीआई नोट नहीं छाप सकती है। क्योंकि अगर ऐसा होने लगेगा तो मान लीजिए चुनाव आ गया, आज कांग्रेस की सरकार है, कल भाजपा की सरकार होगी, कल परसों किसी और की सरकार होगी, हर कोई कहेगा कि भैया हमको पैसा दे दो, हम खूब लोक लुभावन योजनाएं चला देते हैं, और क्या उससे क्या होगा, हमको वोट मिल जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, हम तुम्हारा टेन्योर बढ़ा देंगे। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि बाय रूल ये चीज़ नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए कि अगर ऐसा होने लगा कि मनमाने ढंग से पैसे नोट छापे जा रहे हैं और उसके बाद में तो डिमांड सप्लाई में गैप बढ़ता जाएगा और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी। और साथ ही साथ जो आपकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर, वो भी ख़राब होगी। जैसे आपने कई देशों को सुना होगा, जिम्बाब्वे हो गया और भी कई देश हो गए, इनको अपनी करेंसी बदलनी पड़ती है। उसका रीज़न यही होता है कि इनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो ख़राब हो चुकी होती है। तो इस तरीके से ये कंडीशन एक होती है कि इस कंडीशन को फुलफ़िल करना ही पड़ता है आरबीआई को अगर नोट को छापना है तो। इसलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह के उस बहकावे में आने के बजाय, व्हाट्सअप फेसबुक मैसेज के बजाय एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बिल्डअप करना चाहिए, वही आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आपको आंसर लिखना होता है, ना गवर्नमेंट के फेवर में। आपको एक मिडिल पाथ बुद्धा की तरफ फॉलो करना है, ठीक है। और बुद्धा के बारे में जानना है तो बुद्धा का लेक्चर आप एंशिएंट हिस्ट्री में देख सकते हैं, उनके पूरी फिलॉसफी को हमने उसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। खैर आइए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे हम आ जाते हैं। अब लिक्विडिटी ऑर्डर हमने देख ही लिया था, M1 M2 M3 4 ऑर्डर होता है, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, कैसे होता है ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक हो जाता है, मुद्रा गुणक का, मनी मल्टीप्लायर का, ठीक है। देखते हैं क्या है ये। बहुत आसान सी चीज़ है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आरबीआई ने कुछ पैसा दिया सरकार को, ठीक है, सरकार को, गवर्नमेंट को कुछ पैसा दिया। अब ये पैसा जो जा रहा है यही M0 एक तरह से सर्कुलेशन में गया, तो सरकार क्या करेगी, जो सैलरी वगैरह है लोगों की उसके एम्प्लॉयज़ को उसको देगी, या योजना वगैरह चलाएगी, इस तरीके की चीज़ें चलेगी ना। अल्टीमेटली इसका लाभ किसको होगा, पब्लिक को होगा। अल्टीमेटली इसका लाभ किसको जाएगा, पब्लिक को ही तो जाएगा। और पब्लिक को जब जाएगा तो पब्लिक के पास पैसा आएगा, पब्लिक के पास पैसा आएगा तो पब्लिक क्या करेगी, पैसे को बैंक में जमा करेगी, पैसे को बैंक में जमा करेगी।
और बैंक में जब पैसा जमा करने जाएगी पब्लिक तो किस तरीके से करती है, या तो वो टाइम डिपॉजिट में करती है या तो वो डिमांड डिपॉजिट में करती है। ठीक है, और जिस तरीके से पब्लिक इसमें पैसा जमा करती है तो आगे तो हम देखते हैं। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इससे हमारा वीडियो रैंक हो सकता है और आगे हमारा बढ़ सकता है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा बढ़े और थोड़े से लाइक बढ़ेंगे, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक वैल्यूएबल कमेंट भी डाल दीजिएगा, थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए सजेशन भी डाल दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो थोड़ा सा रैंक हो सके और लोगों को दिख सके, दोस्तों तक पहुंच सके। आप शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला हमारा जो, जैसे हमने क्या कहा कि पब्लिक के पास पैसा तो आ गया। अब पब्लिक के पास पैसा आ गया तो या तो वो टाइम डिपॉजिट में जमा करता है, ठीक है, या तो वो डिमांड डिपॉजिट में जमा करता है। दो कंडीशन होती हैं उसके साथ में, या तो टाइम या तो डिमांड। अब बात ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर हम कहें तो अपना पैसा अगर वो बैंक में नहीं रखता है, मान लीजिए आपको 100 रुपये मिला, आप कहे भैया हम बैंक में नहीं जाएंगे, हम अपने पास रखेंगे। जैसा पुराने टाइम का एक ज़माना हुआ करता था, भारत में बैंकों का उतना प्रचलन नहीं था, मतलब लोग बैंकों से एक दूरी बना कर रखते थे। ठीक, तो उस समय क्या होगा, M0 और M1 जैसे हुआ, मान लीजिए सरकार को RBI ने 100 रुपये दिए तो 100 रुपये ही बना रहेगा। पर अगर आप जॉन कीन्स की थ्योरी देखें तो उन्होंने क्या कहा था, व्यक्ति कुछ सर्टेन अमाउंट अपने पास रख कर बाकी का अमाउंट लाभ के उद्देश्य से बैंक में जमा करता है। ठीक, सेविंग के लिए जमा करता है। तो ऐसा ही होता है, मान लीजिए RBI ने उसको 100 रुपये दिया, RBI ने 100 रुपये दिया किसको, गवर्नमेंट को। यहाँ से गवर्नमेंट से ये 100 रुपये किसको पहुँचे, पब्लिक को। ठीक है, अब पब्लिक ने क्या किया, 10 रुपये कहा भैया हम अपने पास रख लेते हैं, हमको महीना का खर्चा भी तो चलाना है, मंथली एक्सपेंस भी तो चलाना है। ठीक है, बच्चों की फ़ीस देनी है और वाइफ को गहने खरीदने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। तो 10 रुपये में भाई 10 को एक सिंबॉलिक रूप में लीजिए, पैसा लाख में भी हो सकता है, करोड़ में भी हो सकता है, वो अपनी जगह है। तो अब बाकी के जो 90 रुपये हुए, जो बाकी के 90 रुपये हुए वो क्या करेगा, वो बैंक में जमा करेगा। ये बैंक में गया, चलिए यहाँ तक है। अब बैंक में जब पैसा गया तो किस तरीके से जाएगा, 90 रुपये जो बैंक में गए वो या तो टाइम डिपॉजिट में जाएगा या तो किस में जाएगा, डिमांड डिपॉजिट में जाएगा, या तो डिमांड डिपॉजिट में जाएगा। अब आपको पिछला लेक्चर याद होगा अगर आपने देखा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे पॉसिबल है, मैक्सिमम प्रॉफिट टाइम डिपॉजिट में पॉसिबल है ना, और मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ है, टाइम डिपॉजिट में पॉसिबल है। तो आप अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट तो चाहेंगे ना। तो इंसान क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, पब्लिक क्या करती है, वो टाइम डिपॉजिट में ज़्यादा मनी जमा करती है और डिमांड डिपॉजिट में कम मनी जमा करती है। तो मान लीजिए जो 90 रुपये थे, मान लीजिए ये जो 90 रुपये थे उसमें से डिमांड डिपॉजिट में उसने क्या किया, 20 रुपये जमा कर दिया, डिमांड में ये 20 जमा कर दिए और टाइम में 70 रुपये जमा कर दिए। ठीक, अब मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है, बैंक है, अपना दरवाज़ा खोले खड़ा हुआ है, घंटे की मंदिर भी आप समझ सकते हैं, मंदिर आजकल बैंक मंदिर ही बन गए हैं। ठीक है, और ये आप हैं, आप जा रहे हैं अपना पैसा जमा करने, लेकिन जब तक आप यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं बैंक के पास कितना पैसा है, कुछ नहीं है। जब आप पैसा जमा कर देंगे तभी तो पैसा बैंक के पास आएगा। मतलब जब बैंक के पास अभी पैसा है ही नहीं तो क्या बैंक उस समय कोई लोन दिया रहेगा, क्या नहीं दिया रहेगा। मतलब उस समय बैंक के पास एसेट नाम पे कुछ है क्या, नहीं है। एसेट बैंक का क्या होता है, जो लोन वो दिया रहता है वही तो होता है, हमने पिछले क्लास में भी देखा था अपने। ठीक, तो जब तक व्यक्ति ने पैसा जमा नहीं किया है तब तक उसके पास लोन ज़ीरो है, और जब पैसा जमा कर देगा तब आगे देखेंगे क्या होता है। और उसके बाद में 20 रुपये और 70 रुपये डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में उसने जमा कर दिया, फिर 90 रुपये आ गए उसके पास बैंक के पास। ठीक, अब मान लीजिए हमने लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, M1 में हमने क्या देखा था, कॉइन एंड करेंसी इन सर्कुलेशन विथ पब्लिक था ना, इसमें बैंक वाला तो हमने कंसीडर नहीं किया था, कॉइन एंड करेंसी विथ पब्लिक था। ठीक है,
मनी इन हैंड ऑफ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, इसमें टाइम हमने कंसीडर नहीं करते हैं। ये चीज़ें हमने देखी थी कि इनमें टाइम कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक, तो अब अगर हम टाइम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? पब्लिक के पास में कितना रुपए था? 10 रुपये। 10 रुपये अपने पास में रखा, 20 रुपये डिमांड डिपॉजिट में जमा कर दिया, तो 10 + 20 कितना हो गया? 30। 30 रुपये हो गई किसकी वैल्यू? M1 की। M1 की वैल्यू 30 रुपये हो गई। अब वहीं पे अगर हम बात करें M3 की, तो M3 में क्या होता था? M3 में हम टाइम डिपॉजिट को भी ऐड कर देते थे। M3 में हमारा टाइम भी आ जाता था, लेकिन किसका टाइम आता था? बैंक का, क्योंकि M3 में भी हम पोस्ट ऑफिस को कंसीडर नहीं करते थे। ये चीज़ हमने देखी हुई है, अगर नहीं देखा है तो उसको लास्ट वाला देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, अगर M3 की अगर हम बात करें तो इसमें बैंक जो होते हैं, बैंक के टाइम डिपॉजिट को भी कंसीडर करते हैं। अब टाइम डिपॉजिट हमने क्या दिया था? 70 रुपये हमने टाइम डिपॉजिट पे भी तो जमा किए थे। 70 रुपये हमने टाइम डिपॉजिट पे भी जमा किए। अब 70 रुपये अगर हम टाइम डिपॉजिट वाले भी जमा किए हैं तो उसको अभी अगर हम जोड़ दें तो 10 रुपये पब्लिक के पास में, आपके पास में, 20 रुपये आपने डिमांड डिपॉजिट में जमा किया, 70 रुपये आपने टाइम में जमा किया, टोटल आ गया 100 रुपये। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपका M0 था वो आपने 100 रुपये जो RBI ने दिया था, और M3 जो है वो भी 100 रुपये। मतलब क्या आ गया? M0 बराबर M3 आ गया। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट होके आ गया। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो ये M0 जो है ना, वो M3 के कभी बराबर नहीं होता है, और इस M3 की वैल्यू मच बिगर होती है देन दिस वैल्यू ऑफ M0। ठीक, अब अगला प्रश्न ये बनता है कि कैसे भैया, और कैसे ये होता है कि M0 जो है वो M3 जो है वो M0 से इतना बड़ा हो गया, आखिर कैसे होता है? तो ये होता है मनी मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट से ही। ये मनी मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट से ही, मनी मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट के द्वारा M3 की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अब मनी मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट क्या है वो हम आइए देखते हैं, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और हम देखते जाते हैं। अब देखिए, अब बैंक के पास क्या हुआ? टाइम डिपॉजिट में 70 रुपये आ गए और डिमांड डिपॉजिट में 20 रुपये आ गए। मतलब बैंक के पास अब 90 रुपये आ गए हैं। मतलब अब क्या हो सकता है कि बैंक जो है 90 रुपये का लोन दे सकता है। पहले जो पैसा उसके पास में हमने देखा था ना कि जब तक पर्सन जो था बैंक में नहीं पहुंचा था तब तक उसके पास लोन देने के लिए पैसा ही नहीं था। लेकिन जैसे ही ये बैंक में पहुंचा और 90 रुपये जमा किया, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कि टाइम डिपॉजिट में है या डिमांड डिपॉजिट में, उसके पास 90 रुपये तो आ गए। मतलब अब ये बैंक 90 रुपये लोन में दे सकता है, और जैसे ये लोन में दिया, ये बन गया बैंक का एसेट, परिसंपत्ति। ठीक, अब परिसंपत्ति बन गई, मतलब लोन दे दिया। अब लोन किसको इसने दिया? इसने लोन दिया किसको? उद्योगपतियों को दिया, किसी को दिया। ठीक है, अब इसको जिसको दिया ये फर्दर इसको निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, और ये जब इन्वेस्ट करने जाता है तो कहाँ इन्वेस्ट करेगा बताइए? ये वहीं इन्वेस्ट करेगा ना जहाँ उसको प्रॉफिट हो एक तरीके से। और अगर कोई उद्योगपति है उसको डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, और हमने पिछले क्लास में जब हमने देखा था तो हमने सेविंग अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट देखे थे, सेविंग और करेंट, फिक्स्ड। तो इसमें हमने क्या देखा था? सेविंग में कुछ लिमिटेशंस होती निकालने की, फिक्स में तो लॉक ही हो जाता था। करंट एक ऐसा अकाउंट था जहाँ से बड़े चेकबुक मिलते थे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती थी, और कभी भी आप निकाल सकते थे, कोई मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया नहीं होता था। तो डे टू डे इन सब एक्टिविटी को देखते हुए उद्योगपति कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेगा? वो क्या करेगा? अपने करेंट अकाउंट में ही इन्वेस्ट करेगा। वो अपने करेंट अकाउंट में ही पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ से पैसा क्या हुआ? उसने उठाया और करेंट अकाउंट में डाल दिया। अब मान लीजिए ये बैंक है, बैंक 1 है, मान लीजिए SBI है। ये SBI के पास आपने पैसा जमा किया 90 रुपये। ठीक है, SBI ने लोन दे दिया अदानी साहब को, अदानी साहब को लोन दे दिया, और यहाँ पे भाई साहब सब चिल्लाने लगे, अरे अदानी को लोन दे दिया, अरे अदानी को लोन दे दिया, ये देश विरोधी सरकार है। ठीक, अब भैया लोन तो बैंक दे रही है और देश विरोधी, और लोन देगी नहीं तो देश चलेगा कैसे? आखिर पैसा तो वहीं से निकल के आएगा ना, अल्टीमेटली वो इन्वेस्ट करके रिटर्न करेगा। तो जब तक ये सोच रहेगी कि प्राइवेट हमारे अपोजिट में है तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे
PPP मॉडल सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए कभी भी एक इस तरीके का माइंडसेट मत रखिएगा अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं या गवर्नेंस पढ़ रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो अपोज करते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी में। अगर प्राइवेट प्लेयर ना हो तो आपका देश नहीं चल सकता है। खैर चलिए, वो सब चीज़ें अलग हो गई। अब 90 रुपये आ गए किसके पास में? अदानी के पास। अदानी क्या करेंगे, दूसरे बैंक में गए, बैंक 2 में गए। मान लीजिए ये बैंक 2 है आपका एक्सिस बैंक, ठीक। एक्सिस बैंक में गए, इस 90 रुपये को उन्होंने करंट अकाउंट में वहाँ पर जमा कर दिया, ठीक। अब जैसे अब बैंक 2 है मान लीजिए, इसके पास भी पहले पैसा नहीं था जब तक ये अदानी साहब यहाँ से पैसा लेके नहीं आए थे। अदानी साहब आए, यहाँ पे पैसा दिए, मतलब इनके पास भी 90 रुपये आ गए। अब ये क्या है, इस बैंक 2 के पास भी 90 रुपये आ गए और ये भी अब लोन दे सकता है, ठीक। अब नया M1 हम देखें क्या हो जाता है। नया M1 क्या हुआ उसको हम देखते हैं। पब्लिक के पास क्या है, अभी भी 10 रुपया है। आप तो 10 रुपये दे के बैठे हुए कि मेरा पैसा बैंक में जमा है, ठीक। वहाँ पे आपका 20 रुपये डिमांड डिपॉजिट में गया था, ठीक है। वो 20 रुपये पहले वाले बैंक के पास जमा पड़ा हुआ है कि आप समझ रहे हो कि मेरे पास मेरा पैसा बैंक के पास में 20 रुपया रखा हुआ डिमांड डिपॉजिट में, हम जब चाहेंगे जाके निकाल लेंगे अपना। उसके बाद में बैंक 2 के पास में भी 90 रुपये आ गए। करंट अकाउंट भी तो डिमांड डिपॉजिट का ही पार्ट होता था, हमने देखा था, ठीक है। तो 90 रुपये बैंक 2 के पास में आ गए। तो 10 रुपये प्लस 20 रुपये प्लस 90 रुपये, तीनों दोनों बैंकों का और पब्लिक का मिला दे तो अब M1 कितना हो गया? अब M1 120 रुपये हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर हम M3 की बात कर ले, अब टाइम डिपॉजिट को भी ऐड कर ले, तो बैंक 2 के पास तो अभी टाइम डिपॉजिट नहीं है। बैंक 2 के पास तो जो पैसा आया सारा का सारा करंट में आया था, तो टाइम डिपॉजिट के पास 0 है। लेकिन बैंक 1 के पास जो SBI था, जहाँ पे पब्लिक ने पैसा किया था, उसके पास तो 70 रुपये आए थे ना। तो उसको M1 प्लस टाइम डिपॉजिट अगर हम करें तो 120 रुपये M1 हमारा आ गया। पहले बैंक के पास टाइम डिपॉजिट 70 रुपये, बैंक 2 के पास हमारा 0 रुपये, मतलब M3 की वैल्यू हो गई कितनी? 190। मतलब अब जैसे अभी हमने देखा था ना M0 बराबर M3 हुआ था, अब यहाँ पे कंडीशन रह गई क्या? वो चेंज हो गई ना, क्योंकि एक जगह से एक बैंक से दूसरे बैंक में जैसे ही आप गए, M1 से M3 की, M0 से M3 की वैल्यू की बढ़ती चली जाती है। मतलब ऐसे ही होता है कि एक बैंक से दूसरे में गए, फिर जैसे एक्सिस बैंक के पास आप गए थे, अब एक्सिस बैंक से क्या हुआ, एक्सिस बैंक ने लोन दे दिया अंबानी साहब को। अंबानी साहब ने लोन के पास जो पैसा आया उन्होंने जमा कर दिया HDFC में। HDFC ने लोन दे दिया रतन टाटा को। रतन टाटा के पास जो पैसा आया उन्होंने दे दिया पंजाब एंड नेशनल बैंक को। पंजाब एंड नेशनल बैंक के पास आया, उन्होंने किसी और को दे दिया। तो ये एक तरह से चेन ये चलती रहती है। बैंक के पास पैसा आता रहता है, बैंक किसी और को देती रहती है, वो किसी और में जमा करते रहते हैं, और इस तरह से करंट अकाउंट में पैसा जाता रहता है और M3 की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और यही होता है मनी मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट, एक तरह से कहा जाए। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं, अब मान लीजिए कि आपके पास में थे 100 रुपये आए थे ना आपके पास, आपने 10 रुपये रख लिए अपने पास, ठीक है, और 90 रुपये जमा कर दिए। 90 रुपये आपने जमा कर दिए, 20 रुपये मान लीजिए आपने किस में गए थे, डिमांड में, 70 रुपये गए थे आपके टाइम में। अब अगर बैंक ने ये पूरा 90 का 90 लोन में दे दिया और कल की डेट में आपको इमरजेंसी आ गया, आप पहुँच गए, भैया बैंक मेरा पैसा दो, तो बैंक कहाँ से देगी? पैसा होगा तब तो देगी। हम लोग की तरह अगर खाली रहेगी तो दे ही नहीं पाएगी। तो वही चीज़ है, तो बैंक के पास कुछ पैसा तो होना चाहिए ना, तभी तो आपका पैसा रिटर्न कर पाएगी। नहीं तो फिर कौन जाएगा बैंक में पैसा जमा करने? कोई नहीं जाएगा अगर ज़रूरत के समय पर उसको पैसा नहीं मिल रहा है तो RBI क्या करती है, एक दिशा निर्देश देती है, डायरेक्शन देती है कि सभी बैंक्स को उनके पास जो टोटल अमाउंट है उसका सर्टेन % अपने पास फिक्स रिज़र्व में रखना होगा। जो कुल उनकी जमा राशि है उसका सर्टेन % अपने पास रिज़र्व में रखना होगा। उसको किसी लोन वगैरह में वो नहीं दे सकते हैं, कोई ऋण उसका नहीं दे सकते हैं, वो उनके पास रिज़र्व में पड़ा रहेगा। और ये एक तरह से समझ लीजिए इमरजेंसी फंड एक तरह से हुआ। और इस अमाउंट को ही क्या कहते हैं, CRR। आपने बहुत नाम सुना होगा, CRR की रेट ये तय की गई है RBI द्वारा। ये CRR यही होता है, कैश रिजर्व रेशियो यही होता है कि RBI जो डायरेक्शन दे कि इतना %
आपको अपने अमाउंट जो टोटल आपके पास में है उसको आपके पास रिजर्व रखना है, तो वही आपका CRR ही कहा जाता है। और उसके बाद में मान लीजिए जैसे आप बैंक के पास में आ गए थे 100 रुपये, लेट मान लीजिए 100 रुपये आ गए बैंक के पास में, ठीक है, तो RBI इसका और CRR, RBI ने कहा कि 10% है, 10% आपको अपने पास रखना ही रखना पड़ेगा। तो इस 100 के 100 को RBI बैंक जो होगा लोन नहीं देगा, वो 10% पहले से इसमें से डिडक्ट करेगा, मतलब 10 रुपये वो पहले डिडक्ट करके अपने गुल्लक में डालेगा कि भैया ये तुम गुल्लक में पड़े रहो, हम तुमको नहीं निकालेंगे जब तक इमरजेंसी नहीं आएगी, ठीक है, या कुछ RBI का निर्देश नहीं आता है, ठीक। और वो क्या है, इस तरीके से 10 रुपये वहाँ रहा, बाकी जो बचा 90 रुपये, वो 90 रुपये वो फिर लोन में घुमाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ चलती है। वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैंक वन के पास 100 रुपये आए, 90 रुपये उसके लोनेबल अमाउंट हो क्योंकि CRR का 10 रुपये उसने अपने पास रख लिया। अब ये 90 रुपये कहाँ पहुँचे, बैंक टू के पास। बैंक टू की बन गई 90 रुपये की एसेट। अब उसको लोन देना है तो फिर भैया CRR तो उसको भी बनाना है, तो उसको भी क्या हुआ, 9 रुपये का 10%, 90 का अपने पास रखना पड़ा, बाकी जो बचा 81% है, 81 रुपये है, उसको वो लोन में दे दिया, ठीक है। अब ये जो लोन में दिया तो ये गया बैंक थ्री के पास। बैंक थ्री बेचारा क्या करे, उसको भी 10% रखना पड़ेगा अपने पास, 10% अपने पास रिजर्व रखा CRR का, और बाकी बचा 72.9 है, उसको उसने लोन दे दिया। फिर ये फर्दर पहुंचा लोन बैंक 4 के पास, फिर ऐसे बैंक 5 के पास। इस तरीके से करते करते अगर आप एसेट साइड को पूरा कैलकुलेट करते हैं तो ये जो मनी आ जाता है, ये आ जाता है 1000 मान लीजिए आता है, एक रफ वैल्यू अगर हम लेते हैं तो ये जो वैल्यू आती है इसी को कहते हैं M3। और ये आपका CRR जो टोटल लास्ट में पहुँचते पहुँचते 100 लगभग आ गया। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता जब चला जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक, तो जिगजैग फॉर्म में इस तरह से बढ़ता चला जाता है। और ये जो जिगजैग फॉर्म में जो बढ़ रहा है अमाउंट, इसको टेक्निकली भाषा में जो कहा जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग एंड क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। यही मुद्रा निर्माण है जो हमारा आज का टॉपिक था ना, क्रेडिट मुद्रा निर्माण, यही फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्रेडिट क्रिएशन है, और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये, ठीक है। तो अगर फार्मूला टाइप में अगर आपसे पूछा जाए कोई कि कैसे है ये, थ्योरेटिकल तो आप समझ गए। तो जो आपका पैसा लास्ट में जो बचा, जो 100 रुपये आपका 1000 रुपये लास्ट में आया, जो 1000 रुपये स्टॉक में जो लास्ट में आपका मतलब M3 रहा, और स्टार्टिंग में जो M0 RBI ने शुरू किया था 100 रुपये, इसका जो रेशियो होगा वही मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। स्टॉक ऑफ टोटल मनी दैट इज़ 1000 एट एंड, स्टॉक ऑफ हाई पावर मनी दैट इज़ 100 एट बिगनिंग। शुरुआत में और अंत में, अंत और शुरू का जो रेशियो है ये, यही हुआ मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो उम्मीद कर रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में आपने बहुत ही डिटेल में सब कुछ जान लिया होगा। इससे बेहतर नहीं बढ़ाया जा सकता इस चीज़ को, ना आपको कहीं मिलने वाला है। एक क्लासरूम के टाइप में आपको दिया गया है इस चीज़ को, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इसको पसंद किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया होगा। और दोस्तों अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी करिए लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गया, रेपो रेट हो गया, या और भी जो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गया, बैंक रेट हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो बैंक एक्ट हो गया, RBI एक्ट हो गया, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।